नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियाँ, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक। जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्राइम दो तरह के होते हैं और इनकी एक किस्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी वो क्राइम जो पुलिस की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकते। बहुत से लोगों को इस पर एतराज हो सकता है क्योंकि लोगों की अक्सरियत तो ये समझती है कि जुर्म कोई भी हो पुलिस की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। खैर, ये एक लंबी बहस है। हकीकत तो यह है कि हमारी पुलिस कमाओ और हमें भी खिलाओ के फार्मूले पर यकीन रखती है और पुलिस के इसी मुनाफे बख्श ताउन की वजह से कराची के एक इलाके में लोगों के लिए सांस लेना भी दोभर हो गया है। और वजह है घरों के बीचों बीच LPG सिलेंडर्स का गोडाउन। वैसे तो रिहायशी इलाके में ये कारोबार ही गैर कानूनी है और मजे की बात यह है कि करोड़ों के जिस प्लॉट पर ये सारा धंधा हो रहा है वो प्लॉट ही कब्जे का है। इलाका मकीन पिछले 30 साल से दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन जनाब पुलिस और KDA के एहलकार माल तोड़ने के लिए कानून तोड़ने पर तुले हुए हैं। कुछ अर्सा पहले तक पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन के लिए कानून ये था कि ये रिहायशी इलाकों में ना हो, जबकि एक पंप से दूसरे पंप के दरमियान कम से कम 2 किलोमीटर का फासला लाजमी होना चाहिए। लेकिन जितनी इनकी डिमांड है उतना ही ज्यादा महंगा इनका लाइसेंस है और जब किसी कारोबार का लाइसेंस करोड़ों में मिले तो उसमें कमीशन भी इतना ही भरपूर लिया जाता है। और कमीशन चूंकि हुकूमती और सरकारी अफराद की मनपसंद डिश है, लिहाजा कानून खत्म हो गया और अब 2 किलोमीटर में 200 पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन भी कायम हो सकते हैं, जबकि गली मोहल्लों में एक एक मशीन लगाकर चलाए जाने वाले पंप्स इसके अलावा हैं, जो कानून के कागजों पर पेट्रोल छिड़कने में मसरूफ है। यहाँ हम बात करेंगे हुसैन डिसिल्वा टाउन की, जो कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में वाक़ है। यहाँ ज्यादातर खुशहाल लोग रहते हैं जिनकी कुव्वत बर्दाश्त बदहाल लोगों की निस्बत ज्यादा होती है और जो बाद बेबाद लड़ने झगड़ने या जलाओ घिराव से गुरेज करते हैं। तमाम घरों के बीचों बीच साल से कायम LPG सिलेंडर के गोदाम ने उन्हें परेशानी की आखिरी सरहद तक पहुँचा दिया है। इलाका मकीनों के मुताबिक 80 की दिहाई में शेरा नामी एक शख्स ने पुलिस की सरपरस्ती में खाली प्लॉट पर कब्जा किया। इसके बाद 400 गज का ये प्लॉट पहले टैक्सी स्टैंड में बना और फिर वहाँ LPG की दुकान भी खोल दी गई। तमाम चंद साल बाद शेरा ये जगह एक बड़ी पार्टी को फरोख्त करके गायब हो गया। जब ये एक मालिक बदले, उन्होंने एक ने चोर ने दूसरे चोर को दे दिया। जो जगह उसने घेरी हुई थी उसको प्लाजा बना दिया। बाकी जगहों पे जो है वो उसने LPG का बड़े पैमाने पे कारोबार शुरू कर दिया, जिसमें दिन रात ट्रक आते हैं, ट्रक जाते हैं, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग से महल्ला बेजार होता है। कोई गैस लीक करने से सांस वाले मरीज, दूसरे लोग परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। कंप्लेनें की गई, लेकिन जैसा कि आप अपने मुल्क का हिसाब जानते हैं, ये पुलिस की कॉन्विंस के बगैर हो नहीं सकता, उनकी कंडोनिंग के बगैर हो नहीं सकता। हमने शिकायत भी की KDA के ऑफिसर्स को, बड़े ऑफिसर्स को, वो आके एक हल्का सा वो क्या उसका नाम है इंक्रोचमेंट की वो एप्लीकेशन लेके वो क्या रिपोर्ट बना के चला गया और वो आज तक वो बिल्डिंग खड़ी है। अल्लाह खैर से। लोगों ने जियो FIR को बताया है कि इलाके में हर वक्त LPG के गैस की बू फैली रहती है, जिससे दमे समेत सीने और फेफड़ों की मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं। सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन निहत्ते लोगों का सामना मुसल्लह अफराद से हो तो निहत्ते बैठी बैठी आवाज में सलाम करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। लिहाजा डिसिल्वा टाउन के मकीन भी सलाम दुआ करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर पहले भी हमने नोटिस लिया था और इसको रोकने की कोशिश भी की, एक दफ़ा रोका, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो गया। दोबारा इस पर एक्शन करने की ज़रूरत है। और जैसा आप बता रहे हैं कि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर और एमिनिटी प्लॉट है, उसमें उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन की हुई है, तो डेफिनेटली ये इलीगल है।
और इसको चेक होना चाहिए। और इस पर कानून भी मौजूद है कि रेजिडेंशियल एरिया में या कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पे लोगों के लिए ख़तरा बन सकती है, ये LPG की डिकैंटिंग जिसको कहते हैं, तो उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है लोगों को। और सेकेंड ये कि सेल्फ ये क्योंकि चीज़ ये कंबस्टेबल है, फ़ौरन आग पकड़ती है, तो उसको वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं सारे सिलेंडर्स, LPG के बड़े बड़े सिलेंडर हैं जो कि इस जगह से लोड होकर यहाँ पर आके डंप भी होते हैं और यहाँ से जाते भी हैं। तो हम यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल डॉक्टर सैफ के साथ और इलाका SHO गज़नफ़र आज़मी के साथ जब हम आए और यहाँ पर आके देखा तो यहाँ पे एक पूरे रेजिडेंशियल एरिया में हमें ये एक छोटा सा प्लॉट नज़र आया है जिसके अंदर ये सारा का सारा काम चल रहा है। डॉक्टर साहब, इसके बारे में जानना चाहूँगा कि क्या ये ऑफिशियली अलाउड है? तो इसीलिए हमें एक रिटन आई थी दरख्वास्त जिसमें अहले मोहल्ला ने शिकायत की थी कि इस किस्म की चीज़ें, कुछ गैस लीक वगैरह भी होती जो कि हमें नज़र नहीं आई इस तरह की कोई भी गैस भरते हुए, लेकिन ये हाफ फील्ड आती है जो इनके ओनर ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनी से यहाँ पर आता है और यहाँ से लोड होता है। तो ये बहुत डेंजरस इस लिहाज से कि अगर ये एक्सप्लोड हुआ कभी भी तो ये बहुत यानी हादसे का सबब बनेगा। आगे शायद इन लोगों को नहीं होती कि भाई ये चीज़ कोई ये गोश्त की दुकान या किसी अशिया खुर्दनोश या उसकी दुकान नहीं, ग्रॉसरी शॉप नहीं, इट्स अ वेरी सीरियस इशू। शायद इन लोगों को पता नहीं है, इस वजह से ये बिज़नेस यहाँ पर कर रहे थे तमाम चीज़ें। क्या सर, ये आपने जो ये यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपको इस बात की पता ही ये जैसे डी साहब ने फरमाया कि ये यहाँ पे अलाउ नहीं है किसी भी सूरत, तो इस हिसाब से तो ये गैर कानूनी काम हुआ। तो आप कह रहे हैं अलाउ नहीं है ना, ये कमर्शियल प्लांट है। ये कोई कहे ना, देखें पहली तो बात ये कोई कहे ना कहे, सही है, सिंपल बात ये अलाउ ना होने का रीज़न नज़र आ रहा है कि चारों तरफ रिहायशी इलाका है, उसके बीच में कमर्शियल काम हो रहा है जो कि ये ऐसा काम नहीं जिससे किसी की जान को ख़तरा ना हो सके। ठीक है सर, ये तो अभी आप लोगों ने बताया कि गैर कानूनी है यहाँ पे काम करना। इंशाल्लाह हम इसके तबादला कोई और जगह देख रहे हैं। ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम हम 84 से कर रहे हैं, सन 84 से इसी जगह पे। इसी जगह पे हम इंशाल्लाह ताला उनसे अंडरटेकिंग लेंगे और इसको अंडरटेकिंग लेने के अलावा हम ये श्योर करेंगे, उन्होंने अभी आपके सामने क्या कहा, हम 2-4 रोज़ में इसको खाली कर देंगे। हमने उन्हें कहा है कि इसको अपने रेजिडेंशियल इलाके से हटाकर कहीं साइड एरिया में लेके जाएं। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी उनको यही एडवाइस की है और वो उस पर काफ़ी हद तक एग्री भी हो गए। तो इस पर मुकदमा दर्ज होगा और हमारे पास परसों मंडे वाले दिन ये मेरे पास पेश होंगे लोग और इस पर हम फर्दर कार्रवाई वहाँ पर करेंगे। गैर कानूनी काम करना और पकड़े जाने पर भोले बादशाह बन जाना हमारे यहाँ एक आम सी बात है। यहाँ हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि गोदाम के मालिक ने 2 से 3 दिन में जगह छोड़ने का दावा किया था, जबकि कमिश्नर ऑफिस के अहदेदार ने भी इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का दावा किया था। लेकिन दुख की बात यह है कि लगभग 1 महीना गुजर जाने के बावजूद गोदाम उसी जगह पर कायम है, जबकि पुलिस और इंतजामी अफसरान शायद किसी नाखुशगवार हादसे का इंतजार कर रहे हैं। GOFIR के लिए कैमरामैन अली सज्जाद के साथ ज़ीशान शाह, कराची। खानदानी जमीन का बंटवारा रहमत कम और जहमत ज्यादा होता है, क्योंकि अक्सर जमीन के साथ साथ खानदान भी हिस्सों में बंट जाते हैं। और हमारे यहाँ चूंकि रियासत की बजाय जंगल का कानून चलता है, इसलिए जिसमें ज्यादा दम होता है ना, वो दूसरों की नाक में दम कर देता है। आजाद कश्मीर में ताकतवर भाइयों ने कमजोर भाई के साथ कुछ ऐसा ही किया है। वो औने पौने उसकी जमीन खरीदना चाहते थे, उसने इनकार किया तो वहशियाना तशद्दुद पर उतर आए। कमजोर भाई का इल्जाम है कि अब उसका एक बेटा इलाका छोड़कर भाग गया है, दूसरा जेल में है और वो खुद भी किसी भी वक्त मारा जा सकता है। पुलिस ये मसला निहायत आसानी से हल कर सकती थी, मगर जब एक तरफ ताकत और दूसरी तरफ कमजोरी हो ना, तो पुलिस खुद एक मसला बन जाती है कमजोर के लिए। बस ये आनी हमारा बच्चा निकली जाए, जेल है जू। कोई अपने आबाई इलाके को छोड़ने की बात बिला वजह नहीं करता और किसी की आंखों से आंसू यूं ही नहीं निकलते। इसके लिए जुल्म और दर्द का हद से गुजरना जरूरी है और कोटली के इलाके मजूमा की इस माई का दर्द भी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वजह है वो आबाई जमीन जो बंटवारे के बाद इसके शौहर मोहम्मद शरीफ के हिस्से में आई। 5 भाइयों में सबसे गरीब शरीफ तो बंटवारे पर मुतमईन था, मगर अमीर भाइयों ने सोचा कि गरीब को जमीन की क्या जरूरत, लिहाजा दबाव डालने लगे कि जमीन इन्हें बेच दी जाए। शरीफ को अंदाजा था कि लाखों रुपए की ये जमीन आज नहीं तो कल उसके बेटों के बहुत काम आएगी।
लिहाजा वो धमकियों और तशद्दुद के बावजूद जमीन फरोख्त करने से इनकार करता रहा। इस दौरान बासर भाइयों ने ज्यादतियां जारी रखी, जिसके बायस शरीफ के बड़े बेटे को इलाका छोड़ना पड़ा। ये बासर भरा माड़े इन्ना जड़ा ना हमेशा इसकी पहले बिगी भी मारने रहे। इन्होंने कोशिश है कि इथू नशा है जमीन पर असा कब्जा करो। फिर मारे बड़े बच्चे की मारिया ने जिसने आसफ ना मारिया ने इथू नसिया उसकी 1.5-2 साल हुई है वो जड़ा ना गुजर खान होना। भाइयों को अंदाजा था कि शरीफ अपने दोनों बेटों की वजह से जमीन नहीं बेच रहा, लिहाजा बड़े बेटे को इलाके से भगाने के बाद उन्होंने छोटे बेटे असद को निशाने पर रख लिया। असद ने उनकी धमकियों का नोटिस ना लिया तो एक दिन वो इससे अगवा करके अपने साथ ले गए। और ऐसा तशद्दुद किया कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिस पर जख्म ना हो, और जख्म भी ऐसे कि न उनसे खून रिसना बंद हो रहा है और न ही इसके वालिदैन के आंसू थमने का नाम ले रहे हैं। तो मेरा जमीन जड़ी बंडी भी उनसे न तराजा करो, पौड़ी जब मारना शुरू करी चिंता नहीं हो। किस तरह मारे ने क्या कहते? सर ये मारने से इतना मारा ने कि मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। उसकी निमक भाई मरचा भाई राती 6 घंटे तशद्दुद देने रहे। ये बच्चा सा चढ़ा सा कमाई कराना उसकी जड़ा ना जख्मा नी जड़ी हालत सी उसने जो ठीक नहीं सा होया तो पुलिस उसकी चुकी ते थाने की नहीं आई। उस तो बाद फिर जड़ा ना उसकी जेल च दिता ने 2-3 हफ्ते बाद जड़ा ना वो अपनी जगह रोना मैं अपनी जगह रोना है। असा की जड़ा ना कोई सहारा नहीं खुदा तो हो गया। आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मजलूम होने के बावजूद असद जेल में क्यों है। इस बारे में GFIR को जो तफसील बताई गई उसके मुताबिक मोहम्मद शरीफ ने बेटे पर तशद्दुद का मुकदमा अपने भाइयों और भतीजों के खिलाफ दर्ज कराया, जिस पर पुलिस ने 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तहम यहीं से 62 मुल्जिमान और पुलिस का मुबैना गठजोड़ शुरू हो गया। कुछ इस तरह कि मोहम्मद शरीफ की जानिब से मुकदमा दर्ज कराने के 4 घंटे बाद मुल्जिमान ने जख्मी असद के खिलाफ 8 साल बच्चे से ज्यादती की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने हैरत अंगेज फुर्ती का मुजाहरा करते हुए गैर हतमी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर असद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुडिशल कर दिया। मौजूदा सूरत हाल ये है कि असद 3 माह से जेल में सड़ रहा है, जबकि उसे मौत की दहलीज पर पहुंचाने वालों की जमानत हो गई। हम इस हवाले से MLO और मुकदमे के मुतालिक अफसर से मिले तो कई सवालों का जवाब मिल गया। प्लेन पेपर है जिस पे आपने रिपोर्ट जारी की है, क्या उस वक्त आपने मचलके के पीछे वो रिपोर्ट जारी की थी? वो इस तरह होता है ना कि पहले हमने रिपोर्ट देनी होती है प्रोविजनल, क्योंकि उसके साथ हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन भी करवानी होती है। तो जो रिपोर्ट है ओरिजिनल रिपोर्ट है ना, तो वो रिपोर्ट्स आने के लैब रिपोर्ट्स आने के बाद हम देते हैं। तो उसके लिए किसी ने मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। वो जो होती है ना वो परफॉर्मे भी होती है, उस पर स्टैम्प भी होती है। दोनों वाकयात एक ही जगह हुए हैं, लेकिन 1 किलोमीटर का फ़र्क क्यों है? क्या इससे समझते नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी खामी है इसमें FIR में? ये मुझे नहीं मालूम, ये FIR दर्ज कराने तो बात होगी। बता जो मुझे FIR मिली है उसके मुताबिक मैंने तफ्तीश फाइनल करके भेजी है। आपने डॉक्टर से क्या मुकम्मल रिपोर्ट ली है जो नमूने वगैरह उन्होंने भेजे थे? हाँ जी, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे वो दे देंगे, दी है उन्होंने। मोहम्मद शरीफ और उसके भाइयों के घर साथ वाक़ हैं और मुल्जिमान असद को अगवा करने के बाद अपने घर ही लेकर गए थे, मगर पुलिस रिपोर्ट में तशद्दुद करने के मुकाम को असद के घर से 4 किलोमीटर और कहीं 5 किलोमीटर दूर लिखा गया। इसके अलावा और भी पहलू हैं जिन्होंने कई सवालात उठाए हैं। पुलिस ने बच्चे से ज्यादती का मुकदमा असद पर तशद्दुद के 26 घंटे बाद दर्ज किया। इतनी ताखीर क्यों? डॉक्टर के मुताबिक बच्चे को शाम 5 बजे अस्पताल लाया गया, जबकि रिपोर्ट में सवेरे 3 बजे का वक्त दर्ज है। डॉक्टर के मुताबिक बच्चा अस्पताल आया तो उसे ज्यादती का निशाना बने 10 से 15 घंटे हुए थे, जबकि असद पर तशद्दुद 26 घंटे पहले किया गया। पुलिस ने गैर हतमी रिपोर्ट पर मुकदमा कैसे दर्ज किया और डॉक्टर से हतमी रिपोर्ट लेने क्यों नहीं गई? बच्चे का DNA टेस्ट करा के असल मुल्जिम का तयन क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवालात असद के खिलाफ बनाए गए मुकदमे को मशकूक बना रहे हैं। अगर पुलिस ने इनकी वजाहत ना की तो फिर मोहम्मद शरीफ और असद की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को रद्द करना आसान नहीं होगा। GFIR के लिए कैमरामैन मोहम्मद ज़ुबैर के साथ खावर अली शौकत, कोटली, आज़ाद कश्मीर। मुल्क में इस हफ्ते क्राइम ट्रेंड क्या रहा, नजर डालते हैं रोजनामचे पर। कराची शहर जहां दूसरे शहरों के मुकाबले में रकबे में भी ज्यादा है, वहीं जराइम की शरह में भी कराची का नंबर सिर्फ फहरिस्त है।
रवा हफ्ते शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में भी किसी सूरत कमी देखने में ना आ सकी और इस जुर्म का निशाना बने 312 शहरी, जहां दूसरी जानिब शहर में सबसे ज्यादा होने वाला जुर्म रहा गाड़ी चोरी और छीने जाने का। और पिछले 7 दिनों में 331 गाड़ियां चोरी या छीन ली गयी। रवा हफ्ते कराची के शहरी चोरों और डकैतों से भी महफूज नहीं रह सके और हफ्ते भर में शहर में 41 वारदातें चोरी और डकैती की रिकॉर्ड की गयी। हफ्ते भर में शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल के 47 वाक़यात दर्ज हुए, जबकि पिछले 7 दिनों में शहर की सड़कों पर 32 ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें 18 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। लाहौर के रोजनामचे के मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में दिन ब दिन तेजी आती जा रही है और रवा हफ्ते शहर में 108 शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का निशाना बने, जबकि दूसरी जानिब शहर में गाड़ी चोरी और छीने जाने की वारदातों में भी इजाफा देखने में आया है और रवा हफ्ते 84 गाड़ियां चोरी या छीन ली गयी। चोरी और डकैती के हवाले से लाहौर सरे फहरिस्त रहा और पिछले 7 दिनों में शहर में चोरी और डकैती के 112 वारदातें हुई। लाहौर में इस हफ्ते कत्ल और इक़दाम कत्ल के 46 मुकदमा दर्ज हुए, जबकि रवा हफ्ते शहर में ट्रैफिक के 132 हादसात हुए। पेशावर में भी स्ट्रीट क्राइम का जिन काबू से बाहर होता जा रहा है और पिछले 7 दिनों में पेशावर में 41 अफराद स्ट्रीट क्राइम की वारदातों का निशाना बने हैं, जबकि दूसरी जानिब शहर में गाड़ी चोरी और छीने जाने की 9 वारदातें हुई। पेशावर शहर में रवा हफ्ते चोरी और डकैती के 12, जबकि कत्ल और इक़दाम कत्ल के 26 मुकदमा दर्ज हुए। रवा हफ्ते शहर भर में ट्रैफिक के 19 हादसात हुए, जिनमें 8 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। कोयटा शहर में स्ट्रीट क्राइम की 21 वारदातें हुई, जिसमें शहरियों को उनके मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया, जबकि दूसरी जानिब शहर में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें चोरी या छीने जाने की 14 वारदातें हुई। कोयटा शहर में चोरी और डकैती का गिराफ भी बढ़ता जा रहा है और रवा हफ्ते शहर में 29 मुकदमात चोरी और डकैती की वारदातों के दर्ज हुए। रवा हफ्ते शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल के 25 मुकदमात दर्ज हुए, जबकि शहर की सड़कों पर 18 ट्रैफिक हादसात ने 4 अफराद की जान ले ली। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ GFIR में। जानना चाहते हैं कहां क्या जुर्म हुआ है तो देखते रहिए GFIR।